हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये NCERT की बुक से नोट्स बनाए हैं और होप काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो जब स्टोरी स्टार्ट होता है तो हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर, उससे स्टोरी स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट होगा जब हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट इन द विलेज। ये सारी चीज़ें जो कि विलेज में होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देन टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी। तो ये ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, टॉपिक फर्स्ट हमने इसको ले लिया है। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अभी भी पढ़ा है कि पालमपुर विलेज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एक पालमपुर विलेज है जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो कि असल में नहीं है, ऐसे ही इमेजिनेशन में उसका हमने नामकरण कर दिया है कि ऐसा एक विलेज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रायगंज एंड शाहपुर। पालमपुर एक विलेज है जो कि कनेक्टेड है नेबरिंग उसका विलेज एंड टाउन जो कि रायगंज एंड शाहपुर। और कैसे कनेक्टेड है, बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से इस कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हेयर। और जो पालमपुर विलेज है यहाँ पे 450 अलग अलग फैमिलीज़ रहती हैं। ठीक है, अलग अलग कास्ट की फैमिलीज, 450 कास्ट नहीं है, 450 फैमिलीज़ हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है हैव लैंड मेजोरिटी इन दिस विलेज। 450 में से 80 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और उनके पास जो विलेज का मेजोरिटी लैंड है, मेजोरिटी जो लैंड का हिस्सा है वो इन 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के हैं। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाई शेड्यूल कास्ट, जिसको SC या फिर दलित भी कहते हैं। तो 1/3 टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो SC या फिर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज। जो ये शेड्यूल कास्ट या फिर दलित जिसको कहते हैं, ये एक कॉर्नर में, एक विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। इनको गांव के बीच में नहीं, ये गांव के बीच में नहीं रहते हैं। इनके जो घर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अपर कास्ट फैमिली के जो घर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और जो SC या फिर दलित जो होते हैं इनके जो कंपेरिजन में इनके जो हाउसेस होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं। दिस विलेज हैज़, और इस विलेज में क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। 2 प्राइमरी स्कूल है एंड अ हाई स्कूल, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो गवर्नमेंट द्वारा चलती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है कहाँ पे, पालमपुर विलेज में। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ये हुआ है। इसके कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है इस विलेज में अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं। द नेक्स्ट है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, शॉप कीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर। देखा जाए तो विलेज जो है पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट विलेज है। अगर ऐसा विलेज हो जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मतलब हर एक चीज़ जो भी गांव में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधा की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो टॉपिक नंबर सेकंड, हाँ फर्स्ट हमने कर लिया है, अब टॉपिक नंबर सेकंड पे चलते हैं। टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कोई भी प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसका जो गोल क्या होता है,
गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड सर्विसेज देना, या तो गुड्स को प्रोड्यूस करना या सर्विसेज देना, यही एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, गोल होता है। नेक्स्ट है लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब लैंड में क्या आता है, अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। लैंड में क्या आता है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो लैंड से जुड़ी सारी चीज़ें, जो नेचुरल सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लैंड रिसोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है लेबर। लेबर में क्या आएगा, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु डू द वर्क, स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क। देखो अगर कोई स्किल्ड है तो उसको जैसे कुछ मशीन्स वगैरह चलाने के लिए उनको बोल दिया जाता है, कुछ ऐसे काम जो उसको परफेक्टली उसको आता हो करना। जो अनस्किल्ड है उसको छोटे मोटे काम मिल जाते होंगे, एजुकेटेड को उससे रिलेटेड एंड अनएजुकेटेड को उससे रिलेटेड, मतलब सबको अपने अपने हिसाब का काम मिल सकता है लेबर में, ठीक है। और थर्ड जो है वो है हमारा फिजिकल कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में आता है हमारा 3 रिक्वायरमेंट जो था प्रोडक्शन का, वो था लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड हमने पढ़ लिया, लेबर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल। तो कैपिटल में फिजिकल कैपिटल देखते हैं क्या होता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेजेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। जो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे कि मनी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, मनी, मशीनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के बाद हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में इसमें टूल्स आती हैं, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, जो कि बार बार चेंज नहीं होता है। जैसे कि बिल्डिंग जहाँ पे हम कोई भी वर्क करते हैं, वो जो बिल्डिंग है वो हमेशा चेंज नहीं होती रहती है। कुछ टूल्स उसको हम एक बार यूज़ करके बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। मशीनरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आ सकता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये तो है ही ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन्स तो ज़रूरी होते ही हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो टुगेदर ऑल दीज मेक्स अप द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, वो सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं तभी हमारा बनता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। तो फार्मिंग इन पालमपुर बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो भी हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ हम उठाते हैं और पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो पहला जो फैक्टर है वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। तो पालमपुर के जो भी फैक्टर्स हैं फार्मिंग करने के लिए, उसमें से पहला है लैंड, जो कि है फिक्स्ड, जो कि होता है फिक्स्ड। लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्सेज इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जैसे कि हर एक विलेज में होता है कि वहाँ का जो मेन काम होता है, लोग वही कहते हैं, कृषि में जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए होते हैं, खेती करते हैं। नेक्स्ट है ऑल लैंड कल्टिवेटेड इन पालमपुर। नेक्स्ट अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। सिर्फ पालमपुर में ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी ये जो विलेज वगैरह हैं वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, अगर कोई काम करता है तो वो खेती ही करते हैं। नेक्स्ट है लैंड आर अंडर कल्टिवेटेड इज़ फिक्स्ड। और जो कल्टिवेटेड फिक्स है, कल्टिवेटेड लैंड है वो भी फिक्स्ड है। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। कहते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से सेम लैंड पे हम डिफरेंट एक से ज़्यादा चीज़ों को हम ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, और वो कैसे पॉसिबल है वो हम देखते हैं। एक तो ये है कि चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन का अगर हम मेथड चेंज कर दें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि सेम लैंड पे एक से ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो। चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन में पहला आता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग। इसको हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द फ्रॉम लैंड। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। यहाँ पे इसकी मदद से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रो मोर देन वन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में हम
एक पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग चीज़ों को अगर हम ग्रो करते हैं उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, पोटैटो इज़ प्रोड्यूस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, व्हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर सीजन। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग का ये मतलब नहीं है कि सब सारी चीज़ों को आप एक साथ बो दो, ठीक है, बो दो मतलब कि ग्रो करो, एक साथ ग्रो करना नहीं होता। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साथ ग्रो करना नहीं होता। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक साल में जो कि 12 महीने होते हैं, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग, एक साल के अंदर ही अलग अलग चीज़ों को ग्रो करो, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि ज्वार एंड बाजरा जो है उसको हम रेनी सीजन में हम लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पोटैटो इज़ प्रोड्यूस बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। व्हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि एक साथ आप एक से ज़्यादा चीज़ों को क्रॉप को ग्रो कर सकते हो ड्यूरिंग एट द सेम टाइम। मिक्स्ड क्रॉपिंग में सेम टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को ग्रो कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में 1 ईयर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, एट द सेम टाइम इज़ नोन एज द मिक्स क्रॉपिंग। सेम टाइम में एक क्रॉप से ज़्यादा अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। होप आपको एक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है, वो है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर यूज्ड, एज रिजल्ट सम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। मॉडर्न फार्मिंग में जो हाई यील्डिंग HYV जिसको कहते हैं, HYV सीड्स, इसको यूज़ करते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या मिलता है, एक जो सेम पीस ऑफ लैंड पे लार्जर क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। कुछ जो यहाँ पे स्टेट्स दे रखे हैं, इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग के तरीक़ों को अपनाया है। नेक्स्ट है Introduction of the Green Revolution facilitated the cultivation of wheat and rice using high-yielding variety of seeds instead of traditional seeds। कहते हैं कि कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन की जब आया हमारे सामने ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके आने के बाद जो है व्हीट एंड राइस, इसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से के द्वारा ग्रो किया गया इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीड। ट्रेडिशनल सीड को ना करके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से ग्रो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है द HYVs आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन वन प्लांट, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है सम ऑफ देम अबाउट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स विच मेड पोलिंग एंड हार्वेस्टिंग। पहले जो ट्रेडिशनल वे था वो जो बैल से या फिर कुछ चीज़ें थी, है ना, हल से जोतते थे, लेकिन थ्रेसर का यूज़ करके, ट्रैक्टर का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, फास्ट तरीके को, हार्वेस्टिंग को फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड फैक्टर है विल द लैंड सस्टेन या द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। इसका पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। कहते हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज हुआ है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है मॉडर्न फार्मिंग में। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सोइल, फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। इनको जो बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि मिट्टी, फर्टिलिटी मिट्टी जो होती है, फर्टाइल मिट्टी, ग्राउंड वाटर, इन सबको बनने में, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज है, इनको बनने में ओवर ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। एक बार अगर आप इसको वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फिर से रीस्टोर करने में, ठीक है। तो वी मस्ट टेक केस ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो विल द लैंड सस्टेन, तो इसका यही है कि हमें बहुत
जो है इफ़ेक्टिवली इफ़िशियंटली यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये है कि सोइल फर्टिलिटी लॉस हो जाता है इसमें, क्योंकि ये इसमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सीड्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर वो है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आ जाता है, तो ये कैसे पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। कहते हैं कि दुर्भाग्यवश सारे लोगों के पास जो भी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में उन लोगों के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट है लैंड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। अनइवनली मतलब कि किसी को भी बराबर नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी में पढ़ते हैं सम डू नॉट हैव लैंड, किसी के पास तो लैंड ही नहीं है। सम हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, किसी के पास छोटा सा प्लॉट है लैंड का। सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। जो वही अपर कास्ट की फैमिलीज़ होंगी, जो 80 अपर कास्ट की फैमिलीज़ थी जो हमने पहले पढ़ा था, उन्हीं के पास ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड होगा। नेक्स्ट है अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस इन पालमपुर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड पालमपुर में। तो ये फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। तो हम फिफ्थ फैक्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। तो लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन आफ्टर लैंड। तो लैंड के बाद जो लेबर जो है वो सेकेंड नेसेसरी फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन दियर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेजेस। देखो सबके पास, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जिस सबके पास लैंड नहीं होता, सारे फार्मर्स के पास लैंड नहीं होता, किसी किसी के पास होता भी है तो बहुत कम होता है, तो वो दूसरे के लैंड पे वो काम करते हैं और उनके बदले में उनको वेजेस मिलता है। नेक्स्ट है वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस कैश में भी हो सकता है और इन काइंड कैसे हो सकता है, मतलब कि कैश के बदले उनको क्रॉप दे दिया, ठीक है। वेजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, ठीक है। जैसा क्रॉप होगा, जैसा रीजन होगा, जैसी एक्टिविटी उन्होंने करी होगी, उस टाइप के उनको वेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट है फार्म लेबर कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कहते हैं कि जो फार्म लेबर जो है, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता, या तो उस फैमिली से आते हैं जिनके पास कल्टीवेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा छोटा प्लॉट होता है अपना, तो वो दूसरे के प्लॉट पे, दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबर, एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ डाला एंड रामकली। ये आपके NCERT के बुक में दे रखा है। ये स्टोरी है बस एक दूसरे के बारे में, जो उनके पास काम नहीं होता तो सोचते हैं कि छोटा मोटा काम कर लें और एक दो और छोटा मोटा काम कर लें। तो ये स्टोरी है NCERT की बुक में। मुझे नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको पढ़नी है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं वहाँ पे वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। तो फिफ्थ हमारा हो चुका है। अब हम सिक्स्थ फैक्टर पे आते हैं जिसका नाम है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग के लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास कैपिटल नहीं होता, तो दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल मतलब मनी की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करते हैं तो। और जो स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये आता है हमारा सिक्स्थ फैक्टर, ये भी कंप्लीट हो गया। सेवन्थ फैक्टर क्या है वो देखते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हमारा फार्म प्रोडक्ट, एक तो जो किसान वगैरह होते हैं
अपने खाने के लिए रखते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, अगर उससे सरप्लस हो जाता है तो उसको बेच देते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट के बाद जितना बच जाता है, खाने से ज़्यादा अगर बच जाता है तो उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इट इज़ द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास लैंड ही कम होता है, तो उनका जो ग्रेन होता है वो भी कम ही उगता है, इसलिए वो सिर्फ खाने के रिक्वायरमेंट के लिए ही इतना ही हो पाता है उनका, ठीक है। सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सेल सरप्लस टू मार्केट। तो यही बात है कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनके पास ज़्यादा ग्रेन होंगे, रिक्वायरमेंट ज़्यादा ग्रेन होंगे, ग्रेन का एक्सेस होगा, एक्सेस प्रोडक्शन होगा, और वही मार्केट में बेच पाएंगे और उन्हीं के पास मनी आ पाएगा। मतलब कि जो फार्मर है वो और बड़े होते रहेंगे, और जो छोटे फार्मर है वो यहाँ पे उनके पास तो मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो उसके लिए भी वो मनी लेंडर से लेते हैं, तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। सारे टॉपिक्स जो थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो थर्ड टॉपिक के सारे फैक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आ गए हैं हम फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, जो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं फार्मिंग में, वो क्या करते हैं। तो सिर्फ 25% है टोटल पॉपुलेशन के जो कि इंगेज्ड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पालमपुर के अंदर। तो पालमपुर के अंदर 25% जो लोग हैं जो कृषि नहीं कर रहे हैं, जो फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं। तो पहला है डेयरी उत्पादन में लगे हुए हैं। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पालमपुर में है, विलेज में है। डेयरी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। डेयरी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस विच वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काऊ एंड बुफेलोज। जो मिल्क निकालने का काम आता है, मिल्क बेचने का काम आता है, वो करते हैं जो कृषि का कार्य में नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल, जैसे कि दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम और इन फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, जैसे कि जैगरी प्रोडक्शन, ठीक है। गुड़ का उत्पादन जो होता है वो करते हैं, फिर छोटे मोटे पापड़ वगैरह बना लिए, और इसमें फैमिली लेबर मिलकर सब मिलकर हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और इस तरीके से उनका गुजर बसर होता है। तो ये स्मॉल लेवल पे ये काम, स्मॉल स्केल पे ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है The shopkeepers of Palampur. Shopkeeping is also a source of earning money in Palampur. Small shops selling goods in village, general stores and shop near bus stands. Next है transport, a fast developing sector. The variety of vehicle providing transport service between Palampur and रायगंज जो कि सटा हुआ पालमपुर से है, ठीक है, कनेक्टेड। नेक्स्ट है people and goods are फेरेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। अगर किसी को यहाँ से लेकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, तो किसी ने अपने पास कोई ऐसे ऑटो वगैरह रख ली, बस वगैरह रख लिए, तो वो उसको ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं। जो नॉन फार्मिंग में नहीं लगे हुए हैं वो हमने अभी 3-4 पढ़े हुए हैं, उसमें लगे हैं, ठीक है। तो ये सारे, इन सब में पैसा है और इनसे वो मनी अर्न करते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट कर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।